प्रदेश में डेरा प्रमुख की फिल्म एमएसजी लगातार विवादों के साए में है। फिल्म को लेकर विवाद लगातार हो रहा है। एक तरफ जहां फिल्म की क्लियरेंस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इस फिल्म ने एक सियासी घमासान को भी अब जन्म दे दिया है। जी हां, डेरा प्रमुख की फिल्म के विरोध में जहां सिख संगठन लामबंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इनेलो ने खुलकर विरोध करने का अब ऐलान कर दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को भी घेरने की तैयारी कर रही है। डेरा की फिल्म को लेकर इनेलो के युवा नेता दिग्विजय चौटाला ने कई तरह के सवाल पूछे हैं और डेरा के साथ साथ सरकार को भी घेरने की पुरजोर कोशिश की है। फिल्म को क्लियरेंस मिलने से पहले ही रिलीज की डेट तय करने, एडवांस बुकिंग करने और सिनेमा घरों को बुक करने को लेकर दिग्विजय चौटाला ने डेरा और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज उन लोगों के टिकट के जो वो पैसा है 2-2 हज़ार रुपए है, उसका क्या हुआ और सरकार इससे ये 15.7 करोड़ रुपए बाबा से कब जो है हथियाएगी या इस पर ये हिसाब जो है सरकार को कब देंगे। 1000 सिनेमा 7-7 दिन के लिए जो है बुक कर लिए गए हैं। 84 करोड़ रुपए जो है बाबा ये कहते हैं कि लोग जनता दे चुकी है और जनता अगर 84 करोड़ रुपए इस मूवी के लिए पहले से दे चुकी है तो बिना सर्टिफिकेशन के लिए, बिना सर्टिफिकेशन लिए आपने पहली बात तो टिकट सेल पर क्यों लगाई। दूसरी बात, आपने अपने राइट्स जो हैं वो आगे बेचने का कैसे प्रयास किया, क्योंकि आपके सर्टिफिकेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब तो सारी दुनिया को बरगलाया जा रहा था कि 16 तारीख को मूवी रिलीज होगी। असलियत ये थी कि कोई इसकी रिलीज डेट तय ही नहीं थी। इतना ही नहीं, दिग्विजय चौटाला ने फिल्म के प्रीमियर के टिकटों पर टैक्स न देने और सिनेमा घरों के साथ खुले में फिल्म दिखाने के फैसले पर भी सवाल उठाए। दिग्विजय चौटाला ने डेरा प्रमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पहली बात तो देखिए जी, 2000 रुपए की जो टिकटें बेची गई बाबा के प्रीमियर शो को लेकर के, ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न था कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया गया, उस पर कोई भी जो है एंटरटेनमेंट टैक्स और सर्विस टैक्स नहीं पे किया गया। तो ये सरकार को सीधा 3 लाख टिकटों का जो चूना लगाया, ये है कि मूवी का आप ओपन एक अरीना में दिखाना चाहते हैं। सिनेमास क्यों बने हैं इस देश में, सिनेमाओं के लाइसेंस क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं। आप किसी भी मूवी को ऐसा नहीं है कि सामने पर्दा लगा करके वहां सड़क पर दिखा दें। तो ये सीधा बाबा ने अपने प्रीमियर शो के तहत पहली मनी लॉन्ड्रिंग और बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग चंक में हो जाए, बड़ी लूट एक साथ हो जाए, इसके लिए 3 लाख लोगों को टिकटें बेची। तो देखा आपने किस आक्रामकता के साथ इंडियन नेशनल लोकदल ने डेरा प्रमुख के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इनेलो और डेरे की तनातनी की मुख्य वजह विधानसभा चुनाव के दौरान डेरे का बीजेपी को समर्थन देना है। डेरे के बीजेपी को समर्थन देने के ऐलान में इनेलो का सियासी खेल ही बिगाड़ दिया था और डेरे के साथ की बदौलत बीजेपी सत्ता तक का सफर तय करने में कामयाब रही। लेकिन इनेलो विधानसभा चुनाव की टीस अब तक भूल नहीं पाई है और चुनावों के बाद से लगातार डेरा और सरकार दोनों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे और इसी का नतीजा है कि अब फिल्म के बहाने ही इनेलो और डेरे में ठन गई है। हालांकि इनेलो और डेरे की ये लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिल्कुल, इसे विधानसभा चुनाव में हुई हार की टीस कहें या फिर कुछ और, लेकिन अब डेरा और इनेलो दोनों आमने सामने हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा विनाश सिंह, मेरे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर धर्मपाल धनखड़ जी मौजूद हैं, जो हमें इस खबर को समझने में, इस मुद्दे को समझने में मदद करेंगे। स्वागत है धर्मपाल जी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक संगठन और सियासी दलों का साथ काफी पुराना रहा है। अपने अपने फायदे के लिए दोनों एक दूसरे का साथ भी देते रहे हैं। सियासी दलों को वोट चाहिए तो धार्मिक संगठनों को सियासी संरक्षण। इसी के चलते सियासत और धर्म का मेल होता है। धार्मिक संगठनों का किसी सियासी दल को साथ देना या फिर किसी एक दल को खुश कर जाता है तो किसी दूसरे दलों का विरोध भी ऐसे धार्मिक संगठनों को झेलना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में खुलेआम बीजेपी को समर्थन का ऐलान करने वाले डेरा सच्चा सौदा अब इनेलो के विरोध का सामना कर रहा है। क्या कहें इसे, मैंने वही कहा था कि कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव में हुई हार का नतीजा है या फिर कुछ और, लेकिन कहीं ना कहीं सामने है तो कौन है, दिग्विजय चौटाला और डेरा प्रमुख, और कहीं ना कहीं ये जो आमने सामने की लड़ाई है वो आगे बढ़ती जा रही है। इनेलो ने डेरे पर निशाना साधा है और बीजेपी सरकार को भी घेरने की कोशिश की है। वहीं अगर फिल्म पर मचे एक और बवाल की बात करें तो वो है सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को क्लियरेंस ना दिए जाने की बात। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी को भेजा, लेकिन अगर हम बात करें रिवाइजिंग कमेटी की तो उन्होंने भी इस मामले को अंतिम फैसला नहीं दिया और मामला अब अपीलीट ट्रिब्यूनल के पास भेजा है। इस मामले में डेरा और सेंसर बोर्ड के अपने अपने तर्क हैं। देखिए पहले हमारी खास रिपोर्ट में।
डेरा सच्चा सौदा और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। कई तरह के आरोपों से घिरे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने जब फिल्मी पर्दे का रुख किया तो भी विवाद उनके साथ ही रहा। जी हाँ, डेरा प्रमुख की फिल्म MSG यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड भी विवादों में फंस गई। सिख समुदाय ने विरोध किया तो सेंसर बोर्ड का भी माथा ठनका और फिल्म की क्लियरेंस पर रोक लगा दी गई। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को क्लियरेंस देने के मामले को रिवाइजिंग कमेटी को भेज दिया। रिवाइजिंग कमेटी ने भी फिल्म को देखने के बाद क्लियरेंस देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और अब फिल्म को प्रमाण पत्र देने का मामला अपीलीय ट्रिब्यूनल में पहुंच गया है और अब अपीलीय ट्रिब्यूनल कोई अंतिम फैसला लेगा। हालांकि फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड और डेरे के अलग अलग तर्क हैं। चलिए पहले आपको डेरे का तर्क बता देते हैं। डेरे का पक्ष फिल्म समाज सुधार का संदेश देती है। फिल्म के जरिए ड्रग्स और कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों के खिलाफ संदेश। युवाओं से जुड़ना चाहते हैं बाबा राम रहीम। MSG फिल्म के कुछ हिस्सों पर आपत्ति हो तो उन्हें हटाने को तैयार। डेरे का पक्ष तो आपने सुना, अब देखिए फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड का क्या पक्ष है। चमत्कार करने वाले दृश्य अन्य संतों और भगवान पर केंद्रित फिल्मों में भी थे, किंतु वे रील में थे, बाबा रियल में हैं। चमत्कार करने का संदेश देते बाबा राम रहीम खुद ही फिल्मों में प्रमुख रोल कर रहे हैं। बाबा को दुख दूर करने वाले भगवान के रूप में पेश किया जाना, कुछ दृश्यों और वेशभूषा से लोगों की धार्मिक भावनाओं को जोड़। तो सुना आपने डेरे और सेंसर बोर्ड की फिल्म MSG को लेकर अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड की क्लियरेंस न मिलने के चलते डेरा प्रमुख की फिल्म अटक जरूर गई है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि डेरा प्रमुख की फिल्म MSG पर अपीलीय ट्रिब्यूनल आखिरकार क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अपीलीय ट्रिब्यूनल अभी इस पर फैसला लेगा, लेकिन सेंसर बोर्ड मना कर चुका है। उसके बाद भी जो रिवाइजिंग कमेटी है वो भी इस फिल्म को क्लियरेंस देने से मना कर चुकी है। थर्ड स्टेप में इसे भेजा गया है। उसके बावजूद इतनी जल्दी क्यों टिकटें क्यों बेची गई? चाहे हम इनेलो पार्टी का इस मुद्दे में जिक्र करें या ना करें, लेकिन एक बात जरूर सामने है, राजनीति और धर्म अगर साथ साथ हैं तो राजनीति और धर्म कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी भी है। धनखड़ जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इस फिल्म को लेकर शुरू से ही विरोध रहा है, उस बीच बिना क्लियरेंस के टिकटें बेच देना, रिलीजिंग डेट तय कर देना क्या दिखाता है? बाबा की दबंगई दिखाता है या फिर कुछ और? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो है, जब एक फिल्म को सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, सेंसर बोर्ड से पास ही नहीं हुई, तो उससे पहले उसके राइट बेचने की कोशिश, उसकी टिकटें बेचना, उसके लिए मल्टीप्लेक्स बुक करवाना और टीजर दे देना और विज्ञापन दे देना और एक हफ्ते के लिए टिकटें बुक कर देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बाबा को, डेरे को कहीं न कहीं ये लगता था कि सेंसर बोर्ड से हर हाल में फिल्म पास ही हो जाएगी, जबकि ऐसी बात नहीं है। जब तक सेंसर का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, क्योंकि सेंसर कुछ आपत्तियां लगा सकता है, कुछ दृश्यों को हटाने की बात कर सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि सेंसर हर फिल्म को पास ही करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। बाबा ने पहली बार फिल्म बनाई है, इसलिए सेंसर बोर्ड से भी पहली बार पाला पड़ा है और संभवतः सेंसर बोर्ड का मामला जो है क्या होता है, किस तरीके से पास करता है और किस तरीके से क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, उन चीजों से को लेकर के जो है सेंसर बोर्ड ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं और वो आपत्तियां वाजिब भी लगती हैं, अपनी जगह पर हैं, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो संदेह खड़ा करती हैं कि बाबा ने अपने आप को दुख दूर करने वाले भगवान के रूप में पेश किया है, सीधे भगवान का दूत अपने आप को बताया है, मैसेंजर अपने आप को बताया है, ये कैसे संभव है? ये अलग बात है कि इससे पहले बहुत सारी फिल्में आती रही हैं विभिन्न बाबाओं और भगवानों और इन चीजों पर, लेकिन वही फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई बाबा रियल में हैं, वास्तव में हैं और वो केवल रील में थे, वो अब
अलाइव नहीं है, जीवित नहीं है। और बाबा ने जिस तरीके से अपने आप को दुख दूर करने वाला बताया, ये सेंसर बोर्ड की टिप्पणी के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी फिल्म अभी हमने देखी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ फिल्म के बारे में कह नहीं सकते, लेकिन जो सेंसर बोर्ड की टिप्पणियां आई हैं वो निश्चित रूप से सवाल खड़े करती हैं। और कोई भी आदमी अपने आप को भगवान का दूत कैसे कह सकता है, भगवान का संदेश वाहक कैसे कह सकता है, या अपने आप को दुख दूर करने वाले भगवान के रूप में कैसे पेश कर सकता है, ये चमत्कार करने की जरूरत मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चमत्कार जो है वो धोखा है और सीधे सीधे जनता के साथ धोखा होता है। धनखड़ जी, दिग्विजय चौटाला इनेलो नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद। दिग्विजय जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, ये इनेलो और डेरे की लड़ाई है या फिर धर्म का जो पाखंडपना आजकल लोगों ने अपना लिया उसके खिलाफ इनेलो की लड़ाई है? नहीं, ये आम जनमानस की सेंटिमेंट नहीं, कोई इनेलो की लड़ाई नहीं है। ये आम जनमानस जो कि हिंदुस्तान का सिटीजन है और सर्व धर्म हिताए, सर्व समाज हिताए की नीति से चलता है। हर सोसाइटी का समाज सम्मान करता है और हर उसके साथ साथ रिलीजन का सम्मान करता है। मेरे हिसाब से उसकी सेंटिमेंट है, उसके मन की बात है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय जी, लेकिन कहीं ना कहीं इल्जाम ये भी लग रहे हैं और अंदर खाते बातें ये भी हो रही हैं कि विधानसभा चुनाव में बाबा ने बीजेपी को समर्थन दिया था, इस बीच इनेलो के जो वोट हैं वो कटे थे, क्योंकि बिल्कुल जो अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि इनेलो इस बार जीत हासिल करेगी सीट पर और सत्ता की कुर्सी जो इनेलो को मिलेगी। लेकिन वो जो खेल है, समीकरण है, बाबा ने बिगाड़ दिया। क्या ये उसकी टीस है या फिर कुछ और? क्योंकि ये खबरें आ रही है, इसलिए पूछना चाहूंगी आपसे। नहीं, कोई उस बात की है और मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि इस तरह की बातें ना करें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जिसमें सबसे पहले बाबा ने जो सिरसा में 1999-98 के दौर में एक एसी मार्केट बनाई थी जो इलीगल थी, उसको तोड़वाने का काम किया था। बाबा ने सिरसा के अंदर उस समय सड़कों पर अपने स्टैचू लगवा करके गोल चौराहे बनवाए थे, उसको तोड़वाने का काम किया था। डेरे ने जमीन कब्जाने का काम किया, उसको तोड़वाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। छत्रपति जो पत्रकार थे, जब उनकी हत्या की गई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रमुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो शख्सियत थे जो उनके परिवार से मिलने गए और उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। इसके अलहदा मेरे पिताजी ने आज से 4 साल पहले जब बाबा ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल रैंक को खड़ा किया तो अजय सिंह चौटाला जी का बयान था कि अगर बाबा में हिम्मत है तो भगवा रंग का चोला उतार करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कैंडिडेट मैं हूँ और कहीं पर भी आकर मेरे सामने चुनाव लड़ ले और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद इन चुनावों से पहले भी हमने बाबा का खराब विरोध किया और आज मैं इस बात को अपने घर के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी एक ऐसा संगठन है जो बाबा की यहाँ कभी वोट मांगने नहीं है। कुछ दिन पहले एक चित्र जो है डाला गया था फेसबुक पर कि अजय सिंह चौटाला जी जो है वो बाबा के साथ मिल रहे हैं, तो वो भी अकेला ऐसा चित्र है और मैं उस बात को गर्व से कह सकता हूँ जब हमारी पार्टी के लोग जाकर के बाबा से मिलते हैं तो बाबा कम से कम अपनी कुर्सी से खड़ा होकर के फादर जो है उनको वो करते हैं। अदरवाइज तो आपने देखा है किस प्रकार बड़े बड़े नेता बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, सेंट्रल नेतृत्व के नेता भी जो है नीचे फर्स्ट रो में बैठ जाते हैं और बाबा ऊपर से आशीर्वाद देते हैं। तो उसके बाद हाल फिलहाल का जो ये मामला 4 जो लड़कियों को लेकर के रहा, जो कुछ बच्चियां 12-12, 13-13 साल की बच्चियां गई थी उनके आश्रम में उनका धर्म परिवर्तन करवाने की बात थी, उसको उसकी खिलाफत अगर किसी ने की तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने करी। और उसके बाद आखिरी मामला अगर याद करें तो सबसे बड़ा मामला ये एमएससी मूवी के विवाद को लेकर के जो आज आपके सामने। तो इंडियन नेशनल लोकदल कभी पाखंडी बाबाओं की नहीं होगी। बिल्कुल। दिग्विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव जेटली हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। राजीव जी, सुन रहे हैं आप हमें? चलिए, फोन लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, दोबारा कोशिश करेंगे। धनखड़ जी, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि बीजेपी बाबा को लेकर सॉफ्ट हो रही है, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो रही है, जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हो रही है। देखिए, अब तक जितनी भी सरकारें सत्ता में रही सही मायने में बाबा के प्रति सॉफ्ट ही रही। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में जो भी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे वो अब भाजपा की है, और इससे पहले मैं इनेलो की भी बात करना चाहूंगा, उनका भी सॉफ्ट रुख रहा था। और बड़ी देर बाद छत्रपति हत्याकांड की काफी आंदोलन खड़ा करने के बाद पत्रकारों के, तब जाकर के उस पर कार्रवाई की गई थी। तो चीजें जो हैं वो सॉफ्ट रही हैं क्योंकि बाबा के पास डेरे के समर्थकों की वोट है
डेरे के समर्थक उनके एक इशारे पर वोट डालते हैं, तो उसका अपना कोई भी उस वोट बैंक को नहीं खोना चाहता है। हर पार्टी वोट बैंक को पाना चाहती है, लेना चाहती है। और यहाँ जहां तक डेरे की बात है, डेरे में गैर कानूनी गतिविधियां आज से शुरू नहीं हुई है। डेरे में गैर कानूनी गतिविधियां पहली बार जो है वो पत्रकार छत्रपति ने जो है उजागर की थी, रामचंद्र छत्रपति ने, तभी उसकी हत्या की गई थी। तो उजागर उसी समय होनी शुरू हो गई थी, लेकिन बातें जो हैं वो अब तक खिंचती आ रही हैं और कोई भी सरकार डेरे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि डेरे के समर्थकों की दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी, उनका वोट बैंक नहीं खोना चाहती थी। और यही चीज इस बार भारतीय जनता पार्टी ने की कि डेरे का खुला समर्थन किया। नरेंद्र मोदी जो हैं वो जाते हैं तो डेरे की तारीफ करते हैं हरियाणा पहुंच करके, और डेरे के अभियान की तारीफ करते हैं, और फिर डेरे का खुला समर्थन मिलता है। डेरे के खिलाफ चूंकि सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और डेरे की ये मजबूरी बन जाती है कि सीबीआई इंक्वायरी से बचने के लिए या उस दबाव के चलते जो है उनको बीजेपी का समर्थन करना पड़ रहा है, संरक्षण ले। पहले कांग्रेस का भी समर्थन इसीलिए किया जाता था कि डेरे के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, लंबी खींचे और वो बचे रहें। ये एक तरह से डेरे की तरफ से जो है डेरे अपनी जो आरोप लगे हैं उनको उनसे बचने के लिए, जो उनके खिलाफ केस दर्ज है उनसे बचने के लिए अक्सर केंद्र में जो सरकार होती है उसकी तरफ उसका झुकाव रहता है, उसकी तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण मैं समझता हूं इस बार भी विधानसभा चुनाव में जो है डेरे ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उससे काफी नुकसान जो है वो कांग्रेस को भी हुआ और इनेलो को भी हुआ। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को डेरे के उस फरमान से नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। अब हाई कोर्ट के शिकंजा कसने के बाद जो है सरकार ने उनकी इंक्वायरी शुरू की है। जो कमांडोज को अवैध ट्रेनिंग देने की बात है उसके ऊपर काम शुरू हुआ है। हाई कोर्ट का जब शिकंजा कसता है, कोर्ट का जब शिकंजा कसता है, तभी सरकार आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। अन्यथा सरकारें जो है वो ऐसे मामलों में पीछे छूटती रहती है, चाहे वो रामपाल का मामला हो, चाहे वो डेरा मुखी का मामला हो। चलिए राजीव जी से इसका जवाब लेते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। हाँ जी, धन्यवाद। राजीव जी, डेरा प्रमुख को लेकर बीजेपी इतनी सॉफ्ट क्यों है? क्या इसीलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में डेरा प्रमुख ने साथ दिया था बीजेपी का और खुले में साथ दिया था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया था। सिरसागढ़ से लेकर करमन बॉर्डर तक हर जगह पे हमने विजय प्राप्त करी है। और इसमें अगर डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी समर्थन दिया गया हो एक ईमानदार सरकार को, और वो चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश की प्रगति होनी चाहिए, हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन फिर अगर ये सरकार इतनी ईमानदार है तो फिर इस तरह की दबंगई क्यों चलने दे रही है बाबा की? अगर इतनी ही ईमानदार आपकी सरकार है और आपने खुद कहा कि डेरा प्रमुख ने ईमानदार सरकार को सपोर्ट दिया, तो फिर आप डेरा प्रमुख को इतना संरक्षण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो ईमानदार नहीं है, उन पे कई तरह के आरोप है, हत्या का उन पर आरोप है, दुष्कर्म का उन पर आरोप है, फिर भी आप लगातार उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, आप संरक्षण किसे कहते हैं? क्या जो कानूनी कार्यवाही हो रही है उसमें कहीं पे कोई बाधा डाली जा रही है? सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है उसमें कहीं पे बाधा डाली जा रही है? जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। मुझे इस समझ नहीं आता इसमें संरक्षण वाली बात कहाँ पे आ जाती है। देखिए राजीव जी एक बात बताइए, जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया उस फिल्म की रिलीजिंग डेट रख दी जाती है, उस फिल्म की एडवांस में टिकटें बेच दी जाती हैं। ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? राजीव जी, सवाल आपसे है। मैं आप ही को बोल रहा हूँ। मैं बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म किसी ने बनाई है, सेंसर बोर्ड की उसको अप्रूवल नहीं मिली है, होम मिनिस्ट्री ने इस बात को रखा है। तो अगर कोई इस तरीके से इंडिविजुअल तरीके से खुद फिल्म देखना चाहता हो, ऐसी बहुत सारी मूवीज होती हैं जिनको बैन किया जाता है, लोग उसको सीडी की फॉर्म में या उनके चाहने वाले किसी और उसको देख लेते हैं। इसके
घर पे जाके पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने लेकिन यहाँ पर फिल्म घर में नहीं दिखाई जा रही, यहाँ पर फिल्म जो है हॉल्स जो है पूरे पूरे हफ्ते के लिए पहले से ही बुक कर लिए गए हैं। 2-2, 3-3 हजार की संख्या में टिकटें बेची हैं, करीब करीब 84 करोड़ रुपए आ चुका है, यह खुद गुरमीत राम रहीम का कहना है। तो अगर क्लियरेंस ही नहीं मिली, आप 16 जनवरी हर पोस्टर पे लिख के कैसे बता सकते हैं? ये दबंगई तो है, और इसी को अगर दूसरी भाषा में कहें तो संरक्षण ही तो है। देखिए, अगर उनके वो टिकट बेच रहे हैं, उनके चाहने वाले खरीद रहे हैं, उनके फॉलोवर खरीद रहे हैं, तो आप किसी को, आप कोई शो करते हैं, वो शो की कोई सर्टेन डेट रखी होती है आपने, उससे पहले अगर आप उसकी टिकट बेच रहे हैं तो आप बताइए कौन से कानून में लिखा है कि आप उसको रोक सकते हैं किसी भी चीज को? आप सेंसर बोर्ड से पास हुए बगैर किसी फिल्म को कैसे बेचने की कवायद शुरू कर सकते हैं कि बेच दी जाए, पहले से टिकटें बेच दी जाए? एक चीज सेंसर बोर्ड ने ही पास नहीं की। भारतीय सेंसर बोर्ड के पास हुए बगैर हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है? फिर मैंने आपको यही बताया कि प्रचार के माध्यम उन्होंने अपना प्रचार किया है। सेंसर बोर्ड और उनके बीच की बात है, सेंसर बोर्ड ने उसे पास नहीं किया। अगर सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया, सरकार उसे जबरदस्ती चलाने की बात कर रही है, तो आप जरूर कह सकते हो कि आपने कानून की अवहेलना करी है। जब कानूनी प्रक्रिया से वो निकला जा रहा है, एक सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम बना है, वो टिकट बेच रहे हैं। मान लीजिए वो बेच रहे हैं और